आरटीपी ऑफ नवंबर 23, आरटीपी ऑफ नवंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि क्या कारो एप्लीकेबल होगा सीएफएस पे। तो चलो हम बताते हैं। तो इसमें बोला गया कि इस पैराग्राफ 2 में बोला गया कार 2020 में कि सीएफएस पे तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि रिलायंस की जब सीएफएस बनेगी तो उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जियो की जो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होगी उस पर कारों की रिपोर्टिंग हुई होगी, उसकी कारों की रिपोर्टिंग में कोई क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क आए होंगे, तो वो क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क कारों में लिखने हैं आपको कौन सी रिलायंस की सीएफएस में। ये ऑडिटर को मैंडेट है कि क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क जो कि कारों के रिपोर्ट हुए थे वो कंपनी को पैराग्राफ नंबर के साथ ऊपर आएंगे। अब इसमें क्या क्या रिपोर्टिंग है। 21 में क्लोज 21 में बोला गया कि कारों में रिपोर्टिंग करना है आपको, और सेम चीज़ ऑर्डर अपनी रिपोर्ट में भी डालेगा सीएफएस की में, और पैराग्राफ नंबर मेंशन करना है आपको कारों की रिपोर्ट में कि कहाँ क्वालिफिकेशन हुई थी कहाँ क्वालिफिकेशन नहीं होती। इसलिए मैनेजमेंट की कंटेंशन ठीक नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, आपको 3 चीज़ करनी है। कारों में क्वालिफाइड एडवर्स मार्क डालना है, ऑडिट रिपोर्ट में डालना है, और पैराग्राफ नंबर डालना है। We'll move toward question number 4. Question number is too easy to be revised. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ग्रोस एनपीए क्या होते हैं और नेट एनपीए क्या होते हैं। अब ये वही उसकी तरह है। जैसे हम निकालते हैं कॉक्स, कॉक्स में पहले ओपनिंग डालते हैं, फिर अगर कोई न्यू परचेज किया तो और डिलीशन। तो इसमें डिलीशन 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो जो आपका एनपीए था वो अपग्रेड हो गया स्टैंडर्ड में, या फिर उससे रिकवरी हो गई, या फिर राइट ऑफ हो गया क्लोजिंग निकालने के लिए ना। और नेट एनपीए में क्या होता है, ग्रोस एनपीए और उसका जितना प्रोविजन बना। अब इसमें ये पूछ रखा है कि इनके बारे में कुछ कमेंट करो। तो हम ये बोल देंगे जो के एन ओ है इसका रेशो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें आपने प्रोविजनिंग ठीक से नहीं करी होगी। ये फिर नीचे लिख रखा है कि रिस्क ऑफ के एन ओ बैंक ज़्यादा है, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड प्रोविजन जो बनाने थे आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो आपने नहीं बनाए। ठीक है। अब इसमें ये बात, सी ए सुंदरम है, एंगेजमेंट पार्टनर है ये नेशनलाइज बैंक का, और मेक श्योर करना चाहता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बैंक में वो प्रिवेंट एंड रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ लोन असेट बिकमिंग एनपीए। उसके साथ साथ वो टाइमली सिग्नल भी देते हैं। तो आप जब क्रेडिट अप्रेजल करते हो और क्रेडिट मॉनिटर करते हो तो क्या स्पेसिफिक कंट्रोल लगाते हो। ठीक है। तो जब हम क्रेडिट अप्रेजल करते हैं यानी कि क्रेडिट बांटते हैं तो थर्ड पार्टी डेटा को रिसोर्स को यूज़ करके ड्यू डिलीजेंस करेंगे सैंक्शन स्टेट पे। जैसे कि सर ने बताया था कि आप रिपोर्ट निकालोगे किस टाइप की रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट, सिबिल रिपोर्ट, तो ड्यू डिलीजेंस करेंगे सैंक्शन स्टेज पे। बोल रखा है ना क्रेडिट अप्रेजल, तो ड्यू डिलीजेंस एट क्रेडिट स्टेज पे। उसके बाद एनपीए से पहले कैसे पता लग जाए, तो एनपीए से पहले आते हैं एसएमए। एसएमए ज़ीरो, एसएमए ज़ीरो होता है जो कि 0 से 31 डेज़ में। फिर आता है SMA 1, वो आता है 31 से 60 डेज़ के लिए। और फिर आता है SMA 2, SMA 2 होता है 60 से 90 डेज़ के लिए। इनमें अर्ली साइन ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाता है, इसलिए आप टाइमली रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं ताकि वो स्लिप ना हो एनपीए के अंदर। अब इसे बोल रखा है कि ऐसी ऑडिट प्रोसीजर लगाना जिससे कि टाइमली सिग्नल मिले, तो हम इसी को आंसर में लेंगे। ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे बैंक में जो कि ट्रिगर होगा, स्ट्रेस डिटेक्ट करके उस स्लिपेज नहीं होने देगा। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी बांटेंगे, बाकी लोगों को भी बताओ। तो रिपोर्टिंग ऑफ द रीपेमेंट बिहेवियर कि वो पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। 4 चीज़ें हैं। आते ही ड्यू डिलिजेंस करेंगे सैंक्शन स्टेज पे, फिर एसएमएम देखेंगे ताकि वो स्लिपेज ना हो, वो टाइमली रेमेडियल एक्शन ले सकें, फिर घंटियाँ लगा देंगे यानी कि ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा देंगे, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन यानी दूसरे लोगों को भी बताओ। अब इसमें क्वेश्चन 8 में री इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है। तो री इंश्योरेंस जो सीडिंग कंपनी है वो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी होती है, और जो एक्सेप्ट करता है सीड लेने के लिए वो री इंश्योरेंस कंपनी होती है। जो लायबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी में, राइट होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, यानी कि जब भी कोई लॉस होगा इंश्योर को तो वो क्लेम ओरिजिनल इंश्योरेंस के पास ही फाइल करेगा, जो फिर ओरिजिनल इंश्योरेंस क्लेम करेगा री इंश्योरेंस कंपनी से। अब इसमें 2 टाइप की होती हैं, फैकल्टेटिव और ट्रीटी री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव एक पर्टिकुलर रिस्क को लेके होती है, अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, नेगोशिएट कर सकते हो, और हर पार्टी के पास फ्री चॉइस है लेना है कि नहीं लेना है। ट्रीटी इंश्योरेंस में वही ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे 2 कैटेगरीज में, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें ESIPF में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग कब होगी,
ठीक है। अगर एम्प्लॉई है तो उसको सेक्शन 36 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिलेगा जब आपने उससे एम्प्लॉय से लिया और उसको पे कर दिया, और इसकी रिपोर्टिंग होगी क्लोज 20B ऑफ 3CD में। एम्प्लॉयर ने अपना हिस्सा जो पे कर दिया, अगर उसकी खुद की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो 43B में आएगा, और कारो गलत बोल दिया, इसमें क्लोज 26B ऑफ 3CD में रिपोर्टिंग होगी। इसकी होगी 20B में, इसकी 26B में, बस 6 का फ़र्क है, बी भी सेम है। और इसका 43B में अगर खुद का पेमेंट हो गया है तो इसका 36(1)VA में। अब रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बाय द ट्राइब्यूनल, ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी बात है कि हम SFI के पास गए, ये हुआ, पर MCA में केस फाइल कैंसिल थी, रिमूवल के लिए, तो ये आ गया 140 वाला 5 वाला सेक्शन। इसमें 15 दिन में रिमूवल हो जाएगा सुओ मोटो या फिर CG के बोलने पे, और आपको 5 ईयर की उससे नॉन एलिजिबल हो जाओगे, और फ्रॉड का केस चलेगा 447 में। जेल वही पार्टनर जाता है इस केस में जिसने गलतियाँ की हैं। 143(12) की पेनल्टी होती है अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं बताई तो। लिस्टेड कंपनीज को 5 लाख और अदर देन लिस्टेड कंपनीज को 1 लाख रुपीज़। आपका जो प्रीवियस ऑडिटर था उसको अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं मिली और आपने वो कर लिया, तो अब इसमें बात हो रही है चैप्टर 7 ऑफ द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की, लेकिन उसमें दे रखा है अगर कोई सिक कंपनीज है उसको बने 5 साल होगा, या फिर कोई ऐसी कंपनीज है जिसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव है, तो इसमें सिंपल ये दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस से, तो इसकी जो नेगेटिव है वो नेटवर्थ है, इसलिए ये गिल्टी नहीं होगा, नॉट बी गिल्टी। बाकी क्वेश्चंस इजी से हैं, आप खुद से कर लेना। सीसीओ यानी ऐसे 500 के हिसाब से जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करोगे तो आपने उसकी सीसीओ देखनी, दैट इज कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिविटी पे क्या कौन दिक्कत लाता है? सर ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत लाते हैं थ्रेट्स कौन से थे? साफी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। बट आपने ये देखना है इन थ्रेट्स के लिए इसने सेफगार्ड लगा रखे कि नहीं। अब ये सेफगार्ड कैसे आ सकते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। गॉट इट सर। इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट में क्या आती है? इसकी फर्म की खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये कहता है कितने ही सेफगार्ड लगा लो, इंटिमिडेशन थ्रेट तो रहेगा ही रहेगा। कितने ही सेफगार्ड लगा लो, थोड़ा ना नेगेटिव होना पड़ेगा यहां पे, कितने ही सेफगार्ड लगा लो, इंटिमिडेशन थ्रेट तो रहेगा ही रहेगा। यानी जो आपके एक्सपर्ट्स इंगेज्ड हैं उनमें कम रहेगा, इट विल बी लेस सिग्निफिकेंट टू द एक्सपर्ट इंगेज्ड देन द एक्सपर्ट्स एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। बट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफगार्ड्स विल बी ग्रेटर। तो ये कहते हैं बिकॉज देयर इज अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी क्रिएटेड बाय बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, तो एम्प्लॉइज में तो हमेशा रहता ही रहता है। So when you are evaluating the objectivity of the external expert who is engaged, तो अब आप क्या देखोगे जल्दी से बताओ? इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप। ये इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप से क्या होता है? थ्रेट होता है। थ्रेट के लिए हम क्या देखेंगे? सेफगार्ड, एंड चेक करेंगे वो सेफगार्ड एडिक्वेट है या नहीं। एंड लास्ट में सर सारे आपने बस ये बताने हैं ये रिलेशनशिप्स क्या थी। ये हमारे इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के एग्जांपल बताओ। इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिलेशनशिप किसकी होती है? सर बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप, एंड देयर कुड बी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड लास्ट में यू विल से अ सिंपल थिंग, 2 रेड वाली लाइनें लिखना, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑडिट पार्टनर इज करेक्ट इन द व्यू। क्या ये बात समझ आई? तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गेम बड़ा सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब मैनेजमेंट के दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाल दी। चेक करो ये इंटीग्रल है या बाहर की है। हमारे केस में क्या है? बाहर की है। ठीक है, जनरली आई से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें बाहर की होती है। पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा था आई थिंक जुलाई 21 में बाहर की थी, तो यहां पे भी बाहर की है। जब भी वो बाहर की है तो उसकी प्रेजेंटेशन देखो। प्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या वो इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल है तो इट विल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर इंटीग्रल नहीं है तो प्रेजेंटेशन देखो। अगर प्रेजेंटेशन के साथ गड़बड़ है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, नहीं मानती तो अपने ओपिनियन में लिखो हमने इसको कवर नहीं किया। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, हम कैसे इंश्योर करें हमने कवर नहीं किया? उसको लेबल करो एज अनऑडिटेड, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो और सजेशन दो। सर सजेशन क्या था? वो जो नोट्स की रेफरेंसिंग है उसको उड़ाओ, इसको प्लेस करो आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, प्लेस ऑल द अनऑडिटेड मटेरियल टुगेदर। जितना अनऑडिटेड मटेरियल उसको एक साथ रखो और उसके ऊपर हेडिंग दो इट इज अनऑडिटेड। मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे दिस ऑल मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय आवर ऑडिटर ओपिनियन। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। यहां आपका एक और सवाल, डन डनाडन डन। सर आपने तो कहा था 5 मिनट लगेंगे, जानबूझ